हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर सेकंड न्यूक्लियर मॉडल्स और इसी में ही चैप्टर नंबर थर्ड है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न। ये दो चैप्टर हैं यूनिट सेकंड में, इनका रिवाइज करेंगे। तो अब इसमें जो न्यूक्लियर मॉडल्स है, मॉडल का मतलब है कि हम न्यूक्लियर को किस शेप में देखना चाहते हैं, उसको किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे एक लिक्विड की ड्रॉप हो गई, तो ना पानी पानी की एक बूंद होती है, उसके आकार का हो सकता है क्या पता न्यूक्लियर मॉडल, या न्यूक्लियर मॉडल और कैसा हो सकता है, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल जो समझते हैं, जैसे दिखाता है ना, जैसे जैसे कप मॉल में जाते हैं तो कपड़े पहनाए हुआ एक आदमी रहता है, वो अपनी जैसा दिखता है, उनका मॉडल है कि हाँ न्यूक्लियर ऐसा हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी से मैच करती है वैसे। तो अपन आज समझेंगे न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल में पहला है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। बहुत सारे मॉडल दिए, आगे जाते 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 और न्यूक्लियस की अच्छे से समझ हो गई कि न्यूक्लियस कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या होता है, द्रव्य बूंद मॉडल क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, एक तो एक जैसा होता है और इसमें हाई डेंसिटी, सभी जगह बराबर बराबर लेवल होता है। न्यूक्लियस जैसा गोल होता है ना, ये न्यूक्लियस है, ये सभी जगह बराबर बराबर, और हर इसमें जो डेंसिटी है वो हाई डेंसिटी और इनकम्प्रेसिबल, यानी आप इसको बाहर से ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप के इक्वल मान सकते हैं। क्या क्या बातें बताई, एक तो ये होता है एक समान, और दूसरा है हाई डेंस, और एक है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप के बराबर माना गया है, इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं। फिर है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बाद में ही है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला क्या कहता है कि जैसे इसको बांधने के लिए सबसे पहला कि क्या क्या बातें होती है इसके अंदर एक तो होता है वॉल्यूम के बारे में, सरफेस, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिक और पेयरिंग एनर्जी। ये तीन चार बातें होती है जिससे सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला डेवलप होता है। तो सबसे पहला है बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले कूलम्ब एनर्जी की, सबसे पहले वॉल्यूम एनर्जी की बात करते हैं। जो वॉल्यूम एनर्जी होती है वो इसकी जो होता है ना, जैसे मैंने बताया था जेड एक्स ए, एटॉमिक मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, ये वाली बात है वॉल्यूम एनर्जी। फिर सरफेस एनर्जी, ये आई तो क्या आ गया, सरफेस एरिया माइनस में यानी वो कंप्रेस कर रहा है, माइनस का दिखा रहा है, उसकी कमी को दिखा रहा है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई एस बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ से इस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो ये आ गया सरफेस एनर्जी। फिर आएगी कूलम्ब एनर्जी। कूलम्ब एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे, कूलम्ब एनर्जी को वैसे डिफाइन किया गया है कि जैसे ये कोई जेड पॉइंट है, ये हो गया इससे एक कम जेड माइनस, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इन दोनों को क्या कर दिया, कूलम्ब फोर्स इन दोनों बीच में कैलकुलेट कर दिया, ये रहा -3/5 के जेड-1 ई, है ना। तो अपॉन आर, आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 ई सी निकाल दिया। अब निकालेंगे अपन एसिमेट्रिक एनर्जी। एसिमेट्रिक एनर्जी क्या होगी, -n-z का स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखो n बराबर क्या होगा, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं n-z, n की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो क्या आ गया a-2z का होल स्क्वायर, ये वाली बात आ गई यहाँ पे। अब पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, ई पी बराबर -AP/A3/4। ये देखो जो स्मॉल ए वी है, स्मॉल ए एस है, स्मॉल ए सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए पी, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, और ये सारी इतनी तरह ये सारी बाइंडिंग एनर्जी है। इन सब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला इस फर्स्ट नंबर वाले में रखने पर ई वी बराबर आ गया AVA, एक की पावर 2/3, एक की पावर नीचे में 1/3, ये ऐसे और ये ऐसे। ये होता है सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। अब सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला तो अपन ने समझ लिया। अब सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला में कैसे, ये ईबी है, इस बाइंडिंग एनर्जी से क्या निकालना है, हमको मास निकालना है ना, एम निकालना है। तो एम कैसे निकालेंगे, मास फॉर्मूला मेन क्या है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, तो मास तो है नहीं, ये तो एनर्जी निकाली अपन ने। जब एनर्जी निकाल ली तो अब क्या बाकी रह गया बताओ, एनर्जी निकालने के बाद में क्या बाकी रह गया, ये देखो, ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, ये जेड मास ऑफ हाइड्रोजन, A-z मास ऑफ न्यूट्रॉन,
और यहाँ पे क्या आ गया टोटल मास, तो ये मास एम्पेरिकल ई की वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये पूरा क्या बन गया सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। एग्जाम में पूछता है बाइंडिंग एनर्जी और सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, तो सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला ये है, बाइंडिंग एनर्जी जो अपन ने निकाली वो ई ये है। क्लियर इस बात में, इस बारे में क्लियर चीज़ होगी। देखो ठीक है, अब है हमारे पास एन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, और या इसको बोलते हैं अपन N/Z रेशो। N/Z रेशो का मतलब हो गया जैसे अपन बात करते हैं 16 ऑक्सीजन 8 है ना, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो 8/8 कितना हो गया 1, तो यानी N/Z रेशो अगर 1 है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल है ना। N/Z रेशो अगर 1 है तो सबसे स्टेबल पार्टिकल है। जब कोई नाभिक किसी अन्य नाभिक में परिवर्तित या विघटित नहीं होता है, कोई एक नाभिक है किसी दूसरे में विघटित भी नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, तो वो नाभिक न्यूक्लियर स्टेबल है। हर कोई न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की ओर जाने की कोशिश करता है। जो पार्टिकल में N/Z रेशो की वैल्यू 1 है वो ऑलरेडी स्टेबल पार्टिकल है, तो उसको कोई भी चेंज या डिकम्पोज होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑलरेडी स्टेबल पार्टिकल है। नाभिक के जो इसकी जो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी, इसको मेजर किससे करते हैं, उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के साथ। यानी जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और वो इतना ही ज़्यादा नाभिक स्थायी होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी से अगर कोई ज़्यादा एनर्जी हमने किसी नाभिक को दे दी, जैसे बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा किसी नाभिक को दे दी, तो क्या हो जाएगा, उसका विखंडन संभव हो सकता है, यानी वो टूट सकता है। अब देखो, अब किसी को स्टेबिलिटी चाहिए तो वो स्टेबिलिटी कैसे कैसे मिलती है, ताकि N/Z रेशो की वैल्यू 1 हो जाए और 1 होते ही वो स्टेबल पार्टिकल हो जाए, यही चाहते हैं अपन। तो ये जो विखंडन है, ये जो डीके है, ये डीके कैसे कैसे होता है ये बात समझने लायक है। डीके होता है अल्फा डीके, बीटा डीके और बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, ये 2 बार में डीके होता है। अल्फा डीके का मतलब है अगर कोई पार्टिकल है, जैसे अगर कोई न्यूक्लियस है, वो अगर अपनी स्टेबिलिटी एरिया है, वो उसके न्यूट्रॉन में 2 की कमी और प्रोटॉन में उसके 2 मात्रकों से कम हो जाए। ये देखो जैसे शायद एक में 4 है, हाँ ये से कम होता है ना, जिसमें न्यूट्रॉन में 2 कम हो और प्रोटॉन में 2 कम हो, और एटॉमिक मास नंबर में 4 कम होते हैं ना। जैसे हो सकता है ना, यहाँ पे प्रोटॉन A-4 होता है और नीचे Z-2 होता है, तो ऑटोमेटिकली N न्यूट्रॉन में कितने हो गए, न्यूट्रॉन में 2 कम हो गए, ये वाली बात है। तो स्टेबिलिटी एरिया में पहुंचने के लिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से दो दो नंबर कम हो जाने चाहिए। ये है, इसमें भी Z-2 अब ये देखो ये कम हुए तो इधर क्या बढ़ गया, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, इसको बोलते हैं अपन अल्फा डीके, ये होता है अल्फा पार्टिकल। अब स्टेबिलिटी पहुंचने के लिए अगर न्यूट्रॉन में एक कम, ये न्यूट्रॉन का एक बढ़ता है और प्रोटॉन का एक कम होता है, न्यूट्रॉन का एक मात्रक बढ़ता है और प्रोटॉन का एक मात्रक कम होता है, तो इसको बोलते हैं अपन बीटा प्लस डीके। जैसे देखो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन में से एक कम हो गया और न्यूट्रॉन में एक बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं अपन बीटा डीके, बीटा पार्टिकल इमिट होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में पहुंचने के लिए न्यूक्लियस में एन जो न्यूट्रॉन है उसमें एक मात्रक कम होता है और जेड में एक मात्रक बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं अपन बीटा माइनस डी के। ये 3 है, अल्फा डी के, बीटा डी के, अल्फा डी के और बीटा डी के। बीटा डी के में 2 है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। इसको एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन रिच रीजन में होता है तो वो कम में आता है, और एक होता है प्रोटॉन रिच रीजन में तो वो उसकी तरफ आता है। कैसे आता है देखो, इसे डायग्राम से समझ सकते हो आप। जैसे ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ठीक है, इनका एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये अल्फा डी के है तो ये तो आ जाएगा आराम से कम करके। बीटा माइनस डी के कैसे आएगा, वो न्यूट्रॉन में एक कमी करके और प्रोटॉन में एक वृद्धि करके। कैसे, न्यूट्रॉन का यहाँ था, न्यूट्रॉन का एक कम हो गया और प्रोटॉन का एक बढ़ गया, यानी प्रोटॉन यहाँ 5 नंबर पे था वो 6 नंबर पे आ गया, और यहाँ पे 10 नंबर पे था वो 9 नंबर पे आ गया। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल की तरह। और बीटा प्लस डीके में क्या होगा, बीटा प्लस डीके में न्यूट्रॉन की एक वैल्यू बढ़ेगी और प्रोटॉन की एक वैल्यू कम होगी। ये बढ़ना है यानी 9 से 10 में आ गया, और ये 6 से 5 में आ गया, यानी बीटा प्लस डीके।
हाँ, सिंपल सा रूल बता दो, अगर बीटा प्लस डी के है यानी प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, और अगर बीटा माइनस डी के है तो प्रोटॉन नंबर नहीं, बीटा माइनस में प्रोटॉन नंबर घटेगा, बीटा माइनस है प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, और बीटा प्लस में जो बीटा प्लस है उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, प्रोटॉन नंबर कम होगा। ये दो बातें हैं, इन दोनों बातों से आप इसको समझ सकते हो, या आप इससे समझ लो, ये होता है आइसोटोन, ये होता है आइसोटॉप, ये जेड इक्वल टू एन वाली लाइन है, ये स्टेबल न्यूक्लियस है। ये तो होता है अल्फा पार्टिकल, हाई स्टेबल पार्टिकल से लो स्टेबल पार्टिकल की ओर मूव करते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये स्टेबल न्यूक्लियस आइसोबार ये एक एग्जाम पूछता है कर्व, कर्व ध्यान में रखना है। अब तीन बातें होती हैं, आइसोटॉप, आइसोटोन और आइसोबार। आइसोटॉप देखो, इस स्पेलिंग पढ़ लो, आइसोटॉप, पी है ना, तो पी का मतलब है इसमें प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा। आइसोटोन, टोन का एन है, एन मतलब न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेगा। आइसो बार, बार का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ मास का गड़बड़ आएगा। कैसे, देखो, जिसमें क्या होता है प्रोटॉन वो मतलब मास नंबर, बी का मतलब क्या है, ए या बी, ए मान लो, ए मास लिखते हैं ना, MASS, तो ए वाला जो है ना, ए का मतलब ये ए, याद करना सिखा रहा हूँ, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल, यानी ए यानी मास नंबर इक्वल रहेंगे, यानी 14 14 रहेगा। इसके एग्जाम्पल है तीनों के। व्हेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर आर इवन देन पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबल इज हाई, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के पेयर बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। और प्रोटॉन का ऑड और न्यूट्रॉन अगर इवन है तो 20%, ये दोनों इवन ऑड है तो 20% होगी। जबकि अगर प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर है तो इनमें जो बनने की पॉसिबिलिटी वो सबसे ज़्यादा हाई होगी। अब है कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, स्टेबिलिटी कंडीशन ये है कि अगर जो हमने मास फॉर्मूला निकाला, कौन सा वाला मास फॉर्मूला निकाला था ना, अभी सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, उसका अगर डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में कर दे, ए को कांस्टेंट मानते हुए, तो वो निकलता है मोस्ट स्टेबल आइसोबार, निकाल सकते हैं उससे अपन। ठीक है, जैसे ये देखो, बीटा प्लस और बीटा माइनस डी के क्या होता है, जैसे 104 आर्गन है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, 109 पीडी में, है ना, लेड पीडी में, है ना। यहाँ पे देखो 104 मोनो एमओ है, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर टीसी में, टीसी कन्वर्ट हो जाएगा बीटा माइनस डी के में। कहने का मतलब ये है, ये इफेक्ट मास ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये मास है जेड और ए के रूप में, और ये है प्रोटॉन नंबर, इन दोनों के संबंध में कर्व बनाया गया। ये वाला है बीटा प्लस डी के, यानी यहाँ से यहाँ आना और यहाँ से यहाँ आना बीटा माइनस डी के है। क्लियर है सारी बात। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इस इधर वाले डायग्राम से, इधर वाला डायग्राम क्या कहता है, जैसे 19 क्रोमियम है, KR है ना, क्रिप्टॉन, तो ये जब आएगा नीचे की तरफ, यानी इसका बीटा माइनस डी के होगा, और जो 19 MO है ये बीटा प्लस डी के करके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाएगा 91, यानी ZR जिक्रोनियम 91 पे। 91 KR था, यहाँ भी 91 है, यहाँ भी 91 MO है, यहाँ भी 91 है। तो चेंज कैसे होगा, बीटा माइनस और बीटा प्लस डी के से उनके प्रोटॉन नंबर बदल जाते हैं। प्रोटॉन नंबर बदलने से क्या होता है, वो एलिमेंट ही चेंज होता है। यहाँ KR था, यहाँ JR बन गया, यहाँ MO था, यहाँ JR बन गई। ये स्टेबल पार्टिकल, स्टेबिलिटी की ओर जाने की कोशिश करते हैं। आइस देखो तीन बड़े, आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोबार। अब है आइसोमर। आइसोमर का मतलब है कि हमारा सब कुछ सेम है, सिर्फ एक रेडियो एक्टिव डिफरेंस रहता है उनके बीच में। तो रेडियो एक्टिव डिफरेंस का मतलब है कि जैसे कोई भी ये लेवल है, ये लेवल है, ये इस लेवल से इस लेवल में डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं कर सकता, इसमें एक स्टेट चाहिए, मेटा स्टेबल स्टेट बोलते हैं। तो ये पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, इस स्टेट को बोलते हैं अपन मेटा स्टेबल स्टेट। क्यों, ताकि एनर्जी स्टेट डिफरेंट हो जाए। जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ये ले लो 60 क्रोमियम ले लो, कोबाल्ट, सॉरी 60 कोबाल्ट ले लो, ये वाली, इनके एनर्जी डिफरेंट है, मेटा स्टेबल स्टेट होती है। देखो 16 मेटा स्टेबल स्टेट कोबाल्ट और 16 कोबाल्ट, एनर्जी डिफरेंट है क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। आइसोमर, आइसोमर जो है वो रेडियो एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बात और बता देता हूँ, मिरर न्यूक्लियर किसको कहते हैं, कि जैसे दो एलिमेंट है,
है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है मिरर न्यूक्लियाई का, जैसे 2 एलिमेंट है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, इसका प्रोटॉन नंबर इसके न्यूट्रॉन नंबर के इक्वल होना चाहिए, या इसका न्यूट्रॉन नंबर इसके प्रोटॉन नंबर के इक्वल होना चाहिए। ये बात आप ठान के चलो कि भाई पहले वाले का प्रोटॉन नंबर दूसरे वाले के न्यूट्रॉन नंबर से इक्वल होना चाहिए। ये होता है मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब है न्यूक्लियर फिजन। फिजन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा नाभिक होता है, वो लगभग 2 नाभिक बराबर बराबर इन नाभिकों में टूटता है, और इसके साथ में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। कैसे याद कैसे रखना है, जैसे फिजन की स्पेलिंग है FISSION, यानी क्या हो गया, 2 पार्ट में टूटेगा, दोनों एक जैसे दिखेंगे। क्लियर है, ओके। और देखो ये इनिशियल में बड़ा होगा, बड़ा एफ है ना, तो इनिशियल में बड़ा होगा, आगे जाके छोटा हो जाएगा। क्लियर है, जैसे ये एक एग्जांपल, इसके एक रिएक्शन भी लिख लो। जैसे ये 92 यूरेनियम 235 है, 0N1, ये कन्वर्ट हो रहा है 19U236, एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड हो गया ऊपर। न्यूट्रॉन ऐड होने से क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ गई, ये बन गया Ba में कन्वर्ट हो गया, क्रिप्टोनियम कन्वर्ट हो गया, 3 न्यूट्रॉन पावर निकाली है और इसके साथ एक एनर्जी भी निकाली है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 इक्वल इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके साथ एक एनर्जी भी निकाली है। ठीक है, अब देखो ये जो एनर्जी निकलती है ना, जैसे कोई भी यूरेनियम का पार्टिकल अगर वो फिजन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी डेवलप होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी सेकंड और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का अगर अपन ने रेशो लिया और अपन ने पता करा कि भाई कितना इनका रेशो है 68-99, यानी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है एक फिजन प्रोसेस में। ठीक है, अब होता है कि फिजन एक तो अपन करवाते हैं, एक ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्पॉन्टेनियस फिजन बोलते हैं इसको, कि एक बहुत हैवी हैवी न्यूक्लियस है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो अगर उसके आधे द्रव्यमान वाले, जैसे इसका मास इतना, उसका आधा आधा पार्ट में अगर 2 भागों में तोड़े, तो पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी होती है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है, वो अपने अपने मास नंबर के आधे मास नंबर में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसके पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यानी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे किसी की एनर्जी 7.6 है, वो जब तोड़ेगा तो एक सिंगल की कितनी हो जाएगी, एक सिंगल पार्टिकल कितनी हो जाएगी, 7.6 प्लस 0.9, दोनों को जोड़ के बनाया, जब आंसर आया वो आया 8.5, तो वो पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी होगी, 8.5। ये कहलाता है फ्यूज़न। और ये काम जो होता है ना, ये केवल 85 के अंदर अंदर 85 से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब एलिमेंट के लिए ये काम होता है। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस फिजन है, वो हमेशा विरोध करता है, विरोध विरोध आता है उस प्रक्रिया में। गुलाम 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 पोटेंशियल बैरियर से वह क्या कहता है, अवरोधित रहती है। अगर बाह्य नाभिक कण के बौछार किए बिना, अगर हम बाहर से किसी यूरेनियम को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं, किए बिना, इस हेवी न्यूक्लियाई का ऑटोमेटिकली ही स्पॉन्टेनियस फिजन हो जाए, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं। जैसे देखो कोई भी यूरेनियम है, जैसे यूरेनियम टूट रहा है, तो अब मैंने क्या किया, ऊपर कुछ कुछ रख दिया ताकि ये आसानी से टूट जाए। अगर ये आसानी से नहीं टूट रहा है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही टूट रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस फिजन बोलते हैं। समझ में आया स्पॉन्टेनियस फिजन क्या होता है और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। ये दोनों डेफिनेशन 6 मार्क्स में, इस एक तो पोटेंशियल बैरियर क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया तुमको, एक होता है स्पॉन्टेनियस फिजन क्या होता है, ये वाली बात यहाँ बता दी। दोनों बातें समझ में आ गई, बोलो देख लेना एक बार और इसको वापस से। और जो मतलब कहने का मतलब है, जो स्पॉन्टेनियस फिजन होता है, स्पॉन्टेनियस फिजन को मतलब रोकने के लिए हम पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं। जैसे इजी लैंग्वेज में ये समझो कि जैसे कोई यूरेनियम है, वो ऑटोमेटिकली फिजन हो रहा है, अब वो तो होता ही रहेगा होता ही रहेगा होता ही रहेगा, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, हम एक बैरियर बनाते, एक दीवार बनाते, एक विभव पोटेंशियल बैरियर बनाते हैं, जो इसकी प्रक्रिया को क्या करता है, स्टॉप, रोकने की कोशिश करता है ना। इसको बोलते हैं अपन इसको अपन न्यूक्लियर जो फिजन है उसकी रिवर्स प्रोसेस भी मान सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कोई
टू सिमेट्रिक प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियस है, A/2 और Z/2, ये है एक सिमेट्रिक प्रोडक्ट है, दोनों पास में आते हैं, एक नया स्पेरिकल न्यूक्लियस बनाते हैं। तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जैसे पहले वाला है, ये दोनों जुड़ के एक एक नई कूलाम एनर्जी बनाई, जस्ट पास में आ रही है, ये एक है, ये एक है, इन दोनों को क्या करना है अपन, कम टू क्लोज, दोनों को पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट है, ये टूटा, दोनों आ गए, दोनों अलग अलग हो गए, अब इन दोनों को हम बाद पास पास लाना चाह रहे हैं, तो इनके मध्य क्या होगा, अट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, अब जैसे ये जो अपन ने गुलाम निकाला, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो गई, अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ये जो फिजन होगा ये स्पॉन्टेनियस फिजन होगा। इसी की वैल्यू ज़्यादा होने पर ही हो गया, तो इसकी फिजन प्रोसेस होना होगा। अब देखो ये दोनों बातें समझ में आ गई कि भाई फिजन क्या होता है, फिजन के बारे में समझ में आ गया। ये चैप्टर का सेकंड है ना, सेकंड पार्ट है फिजन, मतलब फिजन प्रोसेस है ना। फिजन और फ्यूजन मॉडल तो मैं समझा ही दिया मैंने, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब है इसमें फिजन, फ्यूजन, फिजन समझा दिया, फ्यूजन देखो। फ्यूजन की स्पेलिंग क्या होती है, FUSION। फ्यूजन का मतलब है, देखो इसमें कोई भी दो भागों में नहीं टूट रहा है, यानी क्या हो रहा है, दो भाग मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, है ना। दो लाइट न्यूक्लियाई मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो बन तो नहीं रहे, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें क्या होगा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों के मास नंबर को जोड़ा, तो बड़े वाले मास से इन दोनों के मास कम आए, बड़ा वाले का मास कम आया, है ना। तो यानी कहने का मतलब है, जब दोनों न्यूक्लियस को पास में लाते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के मध्य एक रिपल्सन फोर्स डेवलप होता है। इसको कंट्रोल कर, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टार्टिंग की इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब शुरुआत में ही वो लगाते ही आ जानी चाहिए पास में। ऐसा नहीं हो शुरुआत में रिपल करें तो अपन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अधिक एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर अधिक एनर्जी देने के लिए हमें क्या करना, हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ रहा पास में, वो पास में लाना, तो क्या करना पड़ेगा, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। और अगर हाई टेम्परेचर पर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो इसको बोलते हैं अपन टेम्परेचर न्यूक्लियर रिएक्शन। टेम्परेचर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, दो लाइट न्यूक्लियाई को पास में लाते हैं, पास में लाने से उनमें इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी इनिशियल एनर्जी को हाई रखते हैं, हाई होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, ताकि क्या होता है, इतनी एनर्जी देने पर क्या होना चाहिए, उनके हाई टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। उन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ही जो टेम्परेचर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो कंप्लीट हो सकती है इसके अंदर। ये वाली बात बताई है कि हाई टेम्परेचर और हाई इसमें होनी चाहिए। कैसे होती है ये, दो हैवी न्यूक्लियस को कैसे लाते हैं, कैसे क्या काम होता है, अब देखो ये बताता हूँ मैं तुमको। ऐसे जैसे ये एक हैवी लाइट न्यूक्लियर, ये लाइट न्यूक्लियर, दोनों पास में आए, 1s3 बनाया और 1h1 बनाया, और इसके साथ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेवलप हुआ एनर्जी। अब 1h3 को वापस लाया, इस पर वापस से एक 1h2 डेवलप किया, फिर ये 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल निकाला, एक न्यूट्रॉन निकाला और इतनी एनर्जी निकाल दी। अब यह किया, इस 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 1s2 और 1s2 तीन लिया है ऐसा, 1s2 तो एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक 1h1 निकल गया, और एक ये अल्फा ड्यूटेरियम और ये न्यूट्रॉन निकल गया, और इसके साथ एनर्जी इतनी निकल गई। ये होता है। अब देखो दो प्रोसेस बताया मैंने, एक तो फिजन बताया, एक फ्यूजन बताया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिजन में बताया था FSSION है, डबल एस एन यानी क्या होगा कि एक बड़ा एक हैवी न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट होगा, दो लाइट न्यूक्लियाई में, और जब लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। जबकि फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा, दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं, और इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है उनका टूटने के बाद, है ना। यहाँ पे भी होती है एनर्जी निर्मुक्त, पर यहाँ भी एनर्जी निर्मुक्त होती है। देखो हैवी न्यूक्लियाई ये तो लाइट न्यूक्लियाई में है, इन दोनों को जोड़ के अगर मास बनाया और इस पहले वाले का मास चेक किया, तो इसका मास क्या होगा, कम होगा। इन दोनों का जोड़ के जैसे इसको और इसको जोड़ा तो कम आया, और इसके बराबर नहीं आया, ऐसे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, दो लाइट न्यूक्लियाई है, इन दोनों को जोड़ा और ये क्या बन गई, मास कन्वर्ट हो गई ये मास में, तो इनकी मास क्या हो गया सबसे ज़्यादा।
अब ये फिजन रिएक्शन किसके द्वारा डेवलप होती है? ये डेवलप होती है न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन का होना जरूरी है फ्यूजन रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। इधर क्या होता है, ये कब कंप्लीट होनी चाहिए? ये इनके संलयन से कंप्लीट होनी, यानी दोनों जुड़ने के बाद। ये नॉर्मल टेम्परेचर भी हो सकती है, जबकि इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रेशर भी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी भी रिलीज हो रही है। और प्रेशर मतलब टेम्परेचर भी, मतलब ये चाहिए 10⁻⁷ केल्विन के ऊपर टेम्परेचर चाहिए, वहाँ तक का टेम्परेचर चाहिए। यहाँ कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। कितनी मात्रा में? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी मैंने उसका भी एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे 6.75, इससे इतनी तक हो सकती है। ठीक है। अब फिजन रिएक्शन है, इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, पर क्या करते हैं अपन, इसमें कंट्रोल रोड लगाते हैं। रोड लगाने से क्या होता है, इसकी रिएक्शन कंट्रोल में आती है। ठीक है। तो ये एक मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल समझ में आया। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बाद में मैंने फिजन फ्यूजन भी इसी के साथ में समझा दिए, चन्ना चैप्टर की बातें भी। अब है हमारे पास फर्मी गैस मॉडल। फर्मी गैस मॉडल क्या कहता है? फर्मी गैस मॉडल किस पर डिपेंड करता है? ये फर्मी गैस पर डिपेंड करता है। फर्मी गैस का मतलब क्या होता है? जो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स और पॉली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों का पालन करे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्वारा इनका एग्जाम्पल डिसाइड होता है। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन गैस, फर्मी प्रोटॉन गैस। न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन गैस के रूप में मान सकते हो। इन मतलब जो पार्टिकल है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, इनको गैस फॉर्म में मान सकते हो आप। ठीक है। दोनों एक दूसरे पे इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन करने के बाद में क्या होता है, इंडिपेंडेंटली मूव होने लग जाते हैं, यानी ये आगे जाके टूटते नहीं है किसी में, फर्मियम। और इनको न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने के लिए एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल, बाइंडिंग पोटेंशियल, है ना। विभव, विबंधन विभव उत्पन्न करते हैं ये दोनों को बांधे रखने के लिए। ये होता है फर्मी गैस। अब देखो कैसे करते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितनी स्टेट्स होती है? तो देखो फ्री न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। अगर वो पार्टिकल अगर फ्री है, फ्री न्यूक्लियन है, तो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। अब 3D बॉक्स में क्या होगा? साइन वेव बनेगी। तो क्या हो गया? √2 होता है ना साइन वेव, √2/a। पिछली कल क्वांटम में सीखा था, है ना, साइन n π/a, है ना। ये होता है एक वेव फंक्शन। अगर 3D बॉक्स के अंदर है तो 1 2 3 तीनों के बारे में आएगा। तो n1πax, साइन n2πay, साइन n3πaz, है ना। तो ये आ गया वेव फंक्शन। वेव फंक्शन से हमने एनर्जी निकाल ली, n1² + n2² + n3² π² h²/2m a²। ये मास पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, फ्री पार्टिकल है। तो फ्री पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी इसकी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इन जीरो से ई एनर्जी, ये जीरो से है, ये ई एनर्जी, जितनी भी एनर्जी उनमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे इतने। अगर उनमें स्पिन काउंट कर लिए जाए तो क्या होगा? डबल। एक स्पिन ऐसे है, एक स्पिन ऐसे, तभी तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करेंगे ये दोनों। तो ये कितना होगा? तो 2/8 4/3 n³ अगर ये छोटे से पार्ट में जीरो से ई है, तो ई में क्या हो गया? एक छोटा सा पार्ट और हो गया, जीरो से डी। तो ये कैसा होगा? जीरो से डी में कितने पार्टिकल हैं? इतने। अब क्या हो गया? अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाया, इसका एक बार डेरिवेटिव किया, dn n πa³ ये निकाला। तो यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके प्रोपोर्शनल हो गए? ई की पावर हाफ के, नंबर ऑफ पार्टिकल। इससे से अपन क्या निकालते हैं? फर्मी एनर्जी निकालते हैं कि भाई फर्मी एनर्जी कितनी है, उसकी उसकी बात करेंगे इसके अंदर, है ना, कि फर्मी एनर्जी कितनी है और कैसे काम कर रही है ये वाली बात होती है इसके अंदर। बाकी बाकी चीज़ें तो सारी वही है। ठीक है। जैसे देखो फर्मी एनर्जी की बात करते हैं। न्यूक्लियर फर्मी एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर फर्मी एनर्जी होती है कि न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस T=0, यानी जीरो टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, कम एनर्जी में एक एनर्जी स्टेट से न्यूक्लियन भरे रहते हैं। देखो पढ़ो इसकी न्यूक्लियर फर्मी एनर्जी क्या होती है। इन द न्यूक्लियस T=0 टेम्परेचर, लो एनर्जी वाली ऑल स्टेट्स आर इन वन एनर्जी स्टेट से भरे होते हैं। इस एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी है। देखो जैसे ये एनर्जी है, यहाँ एक एनर्जी है, यहाँ एक एनर्जी है, और इससे यहाँ एक एनर्जी है।
है ना, यहाँ पे फिल हो गए तो ये फर्स्ट एनर्जी हो गई। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑक्यूपाइड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले भी निकाल, एन की वैल्यू तो अपन ने पहले भी निकाली थी। यहाँ डी एन आ रहा था पाई ए क्यू बाई टू, टू एम पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर की पावर 3/2 ई की पावर हाफ डी। फिर मैंने क्या किया, इंटीग्रल किया तो डी एन का एन हो गया। यहाँ पे जीरो से ई एफ, हम देख रहे हैं ना, जीरो से ई एफ, माना ये मेरी फर्मी एनर्जी है तो जीरो से ई एफ निकाला, वैल्यू निकाली, ई एफ की वैल्यू निकाली, ई एफ की वैल्यू निकाल के क्या करा, इस ई एफ की वैल्यू में वी पुट कर दिया। वी की वैल्यू अपन ने पहले भी निकाली, पाई/3 आर क्यू, है ना, स्पेयर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यू भी तो था स्पेयर का वॉल्यूम। आर की वैल्यू आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 रखे, वी निकल गया, वी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी तो ई एफ निकल गया, यानी फर्मी एनर्जी। और फर्मी एनर्जी किसके इक्वल होगी, 37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब फर्मी एनर्जी प्रोटॉन की होती है, फर्मी एनर्जी न्यूट्रॉन की होती है, दोनों की फर्मी एनर्जी, क्योंकि देखो दोनों बॉक्स को मैंने क्या किया, एक फर्मी एनर्जी बॉक्स में रखा, ये था दोनों बॉक्स है ना, एक में प्रोटॉन है एक में न्यूट्रॉन है, तो इसकी फर्मी एनर्जी होगी, एक इसकी फर्मी एनर्जी होगी। दोनों फर्मी एनर्जी को कैसे करा, ई एफ जेड एच कट स्क्वायर 2m आर नॉट 9 पाई जेड/4 है, एन की जगह जेड आ गई, यहाँ एन की जगह एन आ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन की फर्मी एनर्जी, प्रोटॉन की फर्मी एनर्जी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, के जेड की पावर 2/3 ए की पावर 2/3। मेन है ये याद रखना कि फर्मी एनर्जी ऑफ प्रोटॉन किसके प्रोपोर्शनल है, जेड बाई ए की पावर 2/3, ये याद रखना है मेन। तो अब है पोटेंशियल वेल, कि भाई वो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो बाहर की, उनकी एनर्जी लेवल कैसा है कि वो बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, है ना। जैसे ये मैंने 1D बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बना दिया ना, यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन इधर इधर लिख दिए और न्यूट्रॉन इधर लिख दिए, ठीक है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये इनकी फर्मी एनर्जी है कि फर्मी एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते। प्रोटॉन की फर्मी एनर्जी है, ये न्यूट्रॉन की फर्मी एनर्जी है, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन नीचे तक है और प्रोटॉन यहाँ तक ही है, तो यहाँ तक है मतलब यहाँ तक, तो प्रोटॉन की फर्मी एनर्जी ये है, न्यूट्रॉन की फर्मी एनर्जी ये है। इन दोनों के डिफरेंस में जो बच गया वो होता है बी डैश, बाइंडिंग एनर्जी। ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इन दोनों की मैंने 37 बताया था आपको, ये देखो यहाँ बताया था 37, तो ये इतना हो गया 37, ये 8 हो गया। ये प्रोटॉन का पोटेंशियल है, ये न्यूट्रॉन का पोटेंशियल है। ये जो डैश 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 दिख रहा है ना, ये है प्रोटॉन का पोटेंशियल, यानी प्रोटॉन अब यहाँ से स्टार्ट होगा इस डैश डैश के ऊपर, और न्यूट्रॉन का पोटेंशियल है, यानी न्यूट्रॉन इस बिना डैश वाली लाइन के ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो टोटल पोटेंशियल टोटल कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 37 + 8 कितना होता है 45, तो 45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या इसका टोटल वी नोट। टोटल वी नोट कितना होगा 45, हाँ। तो ये दोनों चीज़ें बातें समझ में आई कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी न्यूक्लियर शेल मॉडल की। सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल यही है, 3 मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फर्मी गैस मॉडल और तीसरा है शेल मॉडल। शेल मॉडल आने के बाद में क्या हो गई, चीज़ें ज़्यादा सॉल्व होने लग गई, आसान होने लग गई। तो एविडेंस ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल स्ट्रक्चर, शेल मॉडल स्ट्रक्चर का मतलब है कि मतलब इसको हम जैसे एटम देखा तुमने, के एल एम फिर आता है एन, शेल होता है ना के एल एम एन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे तो डिफाइन करते हैं इसको। तो ऐसा ही एज्यूम करके माना कि ऐसा कैसा एक न्यूक्लियस भी होता है जिसकी भी कुछ शेल होती है, इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर शेल स्ट्रक्चर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एक सबसे पहले बाउंड स्टेट में रहते हैं, और इनकी मैजिक नंबर जो बाउंड सेल में होते हैं, जो बंद कोश में होते हैं, उनका होता है मैजिक नंबर के बराबर होता है। जैसे मैजिक नंबर भी बताऊंगा, मैजिक नंबर क्या होता है। मैजिक नंबर वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, तो स्थायी होते हैं और इनमें पावर भी ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियस का ये मॉडल क्या कहलाता है, शेल मॉडल कहलाता है। क्लोज सेल होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, जिनका नंबर किसके बराबर होगा, मैजिक नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। अब है न्यूक्लियनों की जो
उनका नेचर होता है वो पेयर बनाने का होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पेयर बनाया, तो इन्होंने पेयरिंग एनर्जी के कारण पेयर बनाया। तो जब अनपेयर है उसको अनपेयर न्यूक्लियन है यानी तो अलग अलग है, उसको निकालना ज़्यादा आसान है बजाय पेयरिंग में रुके हुए न्यूक्लियन को। जो न्यूक्लियन पेयर के अंदर है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जो न्यूक्लियन ऐसे फ्री रहता है अलग अलग रहता है उसको निकालना आसान होता है ना। और उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी नहीं देनी पड़ती है। जैसे कोई हैवी न्यूक्लियस है उसमें अल्फा पार्टिकल निकाला तो उसको अपन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अराउंड 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देनी ही देनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं। अल्फा पार्टिकल निकालता है तो अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन कितने हैं, 2, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2, और मास नंबर कितना है, 4, 2He 4 ही तो होता है अल्फा पार्टिकल। और क्या बताया कि जो हाई स्टेबल न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों इवन नंबर होते हैं, तो इनमें इनकी जो नंबर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी इनके पैर बनाने की ज़्यादा होती है। अगर पैर बना दिया तुमने तो कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता, है ना। ये तो बोलता है प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग बनाने की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर ओड हो गए जो जो ओड हो गए तो वो नेचर में पाए ही कम जाएंगे ना। जैसे कोई अनस्टेबल है वो मिलेगा ही कम, जैसे यूरेनियम है वो एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है तो वो मिलता कम है, बजाय ऐसे ऑक्सीजन है वो तो मिल जाएगी ना, क्योंकि 16 दोनों के प्रोटॉन भी इक्वल है न्यूट्रॉन भी इक्वल है, प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर बना लिया तो आसानी से मिल जाएगा। और मैजिक नंबर में भी ऐड हो रहा है, 8 मैजिक नंबर है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, मैजिक संख्या अगर 2, 8, 20, 50, 22, 82, 1 to 6 इसके इक्वल है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। अन्य इसके पास वाले नेबर एटम से इनकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी बजाय नेबर की। क्लियर है। और क्या बात करते, देखो मैजिक नंबर की बात करता है, ये पेयरिंग एनर्जी की बात करता है, ये शेल स्ट्रक्चर की बात करता है, अल्फा पार्टिकल की बात करता है, और किसके बराबर बात करता है कि अगर मैजिक नंबर अगर इक्वल हो गए, कोई न्यूक्लियॉन्स है उनके मैजिक नंबर इक्वल हो गए तो उन दोनों में से कौन स्टेबल ज़्यादा होगा, वह स्टेबल होगा जिसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उस दूसरे वाले की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी। ये बात कर सकते हो। और क्या बात कर सकते हो, या तो आप इस दोनों का न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी का एवरेज ले लो, वहाँ से इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो एविडेंस है, हमने सबूत प्रस्तुत किए। अब ये सेल मॉडल किस पोस्टुलेट्स पर डिपेंड करता है, सेल मॉडल ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर आप ये पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हो तो सेल मॉडल हम आसानी से समझा सकेंगे। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स थे वो एक बार देख लो कि पोस्टुलेट्स ऑफ सेल मॉडल क्या होता है। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल मॉडल का मतलब है कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो सब सेल में होंगे, जैसे होता है ना, जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, एक एक सब शेल के अंदर होते हैं। वैसे ही नाभिक में न्यूक्लियन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं, वो क्या होंगे, एक सब शेल के अंदर होंगे। पहला एविडेंस आपको ये मानना पड़ेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियन, ये किस में होना चाहिए, ये जो होना चाहिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियन है ये हमेशा हमें सब शेल में होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट्स है। दूसरा पोस्टुलेट्स क्या कहता है कि जो न्यूक्लियन है उनकी जो शेल है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़ने के बाद में जो बनते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बराबर होना चाहिए, यानी पास में आ जाना चाहिए। तीसरी बात क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर ही वो फ्रीली मूव करना चाहिए, यानी उसको सेंट्रल जो इफेक्ट है, जैसे ये चारों ओर मूव कर रहा है ना तो उसका सेंट्रल इफेक्ट में ये मोशन करते हुए रहना चाहिए, सेंट्रल पोटेंशियल होना चाहिए, सेंट्रल पोटेंशियल होना चाहिए न्यूक्लियन को, मतलब न्यूक्लियन को उस न्यूक्लियस में घूमने के लिए। ठीक है। और किसकी बात करता है ये, एंगुलर मोमेंटम है, तो एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों की बात करते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो L√L+1 H कट होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, S+1 H कट, S बराबर कितना, स्पिन कितना है, हाफ, तो L बराबर क्या, 0, 1, 2, 3, ये हो गया SPDF, है ना। ऐसे जैसे n की वैल्यू अगर 1, 2, 3, अब देखो मैजिक नंबर कैसे बनाते हैं, n की वैल्यू 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3 कैसे बनाते हैं, जैसे 1 लिया, l की वैल्यू 0 ली,
जे की वैल्यू हाफ ली तो 1s 1/2 2, दो आ गए। 2j+1 से देखा 2 आ गए। फिर रहेगा 2, 2 के साथ में कौन कौन हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1/2 और 3/2 दोनों हो सकते हैं। 3 के साथ देखा तो 5/2 1/2 5/2 ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, देखो जैसे देखो 2 है, 2 के साथ 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इस चीज़ को ऐसे डिफाइन किया है और इसको याद रखने की ट्रिक बताइए। 1s 1/2, 2p 1/2, 2p 3/2, देखो 1s 1/2, 2p 1/2, 2p 3/2, फिर 3d 5/2, 2s 1/2, 3d 3/2, 5/2 फिर 3/2 है ना। ध्यान रखना 1/2 फिर 7/2, 3/2, 5/2, 1/2, 9/2। याद कैसे रखना है इसको, 2 6 इन दोनों को जोड़ा तो 6 आ गया, फिर आ गया 12, फिर आ गया 13, तो कैसे देखना 2 8 20 50 126, ऐसे आगे से आगे मैजिक नंबर चलते रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे काम करता है। और शायद शायद शेल मॉडल लास्ट था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था शायद शेल मॉडल। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 4 है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने के बाद में हम इसमें फिर रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे, 2 चैप्टर हैं इसमें भी। तो अभी इस लेक्चर में हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए हैं, एक तो न्यूक्लियर का, एक तो न्यूक्लियर मॉडल और फिजन फ्यूज़न रिएक्शन। तो मॉडल 3 है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फर्मी गैस मॉडल और शेल मॉडल। शेल मॉडल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इनके एविडेंस, इनके पोस्टुलेट्स, इनके मैजिक नंबर, इनके बारे में। फर्मी गैस से आता है एक डेरिवेशन आ सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ सकता है प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। और लिक्विड ड्रॉप मॉडल में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, देखेंगे अपन अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, उससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूक्लियर डीके की, है ना, जो रेडियो एक्टिव डीके है उसके बारे में बात करेंगे। फिर शायद न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, राधे राधे।